जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे, हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधे जिसके कारण हमें तेंदुपत्ता, गोंद, लाख, शहद, जैसे कि मधुमक्खी पालन जैसा उद्योग धंधे भी शहद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए, तंबाकू, ये सारी चीज़ें हमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद होता है रिवेन्यू जनरेशन। गवर्नमेंट को, सरकार को, जब हम जंगलों के रॉयल्टी देते हैं या राजस्व का टैक्स देते हैं, राजस्व टैक्स के रूप में हम करोड़ों रुपए सरकार को देते हैं, और ये आज टैक्स के रूप में हम सरकार को जंगलों के द्वारा 770 करोड़ रुपए हम पर इनकम देते हैं। सरकार को जंगलों से कितनी इनकम प्राप्त होती है? 670 करोड़ रुपए इनकम प्राप्त होती है, जिससे सरकार को टैक्स के रूप में हम या रॉयल्टी के रूप में उनको अधिकृत रहते हैं। अकॉर्डिंग टू J.S. क्लिंग्स ने कहा है कि वृक्ष पहाड़ों या पर्वत को थामे रहते हैं, ये तूफानी वर्षा के प्रभाव कम करते हैं, नदियों को नियंत्रित रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं, पक्षियों पेड़ पौधों का को भोजन प्राप्त करवाते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम देखा जाए तो हमें जंगलों या वनों से हमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी होते हैं। पहला है मिट्टी के कटाव को रोकना, कंट्रोल द सॉइल इरोजन। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब पेड़ पौधे कम होंगे तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़े नहीं रहेगी, जिसके कारण हवाओं से मिट्टी बह जाती है, बाढ़ के आने से मिट्टी बह जाती है। तो ये सारी वनों के कारण हमें ऊपरी सतह पर जब पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़े रहते हैं तो हमें भूमि का कटाव भी बरकरार रहता है, भूमि का कटाव रुक जाता है, और जिसके कारण भूमि के कटाव रुकने के कारण हमें मिट्टी के ऊपर जो ऊपरी परत पे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो बरकरार रहते हैं या मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा आता है कंट्रोल द क्लाइमेट। एक सेकेंड, कंट्रोल द क्लाइमेट, जिससे हम पानी, जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में रहेंगे तो वहाँ पर पेड़ों की एब्जॉर्बेशन या सोखने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी का वेग भी कम हो जाता है, या उसका फ्लो जो स्पीडली तौर पे बहता है वो पानी धीरे कम हो जाता है, और ये धीरे धीरे नदियों में एक रास्ते के रूप में नियंत्रित हो जाता है, और ये बाढ़ का पानी सीधे नदियों में जाकर रुक जाता है, इधर उधर नहीं फैलता, जिसके कारण बाढ़ भी नियंत्रित रहती है। रेगिस्तान के प्रसार मतलब चेक द फ्लो, जो पानी अधिक तेजी से बहता है वो रुक जाता है। कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट एरिया, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि रेगिस्तान के बढ़ते प्रसार को अगर रोकना है या रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है तो मानव सभ्यता की रक्षा करनी होगी, और मानव सभ्यता की रक्षा वन संपदा ही कर सकती है, जिससे हम वन संपदा मतलब जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जंगलों पर निर्भर रहते थे, जंगलों से ही शिकार करके वो अपना भरण पोषण करते थे, जंगलों में ही रह के वो अपना जीवन यापन या लाइवहुड चलाते थे, जिसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि अगर मानव सभ्यता को अगर रोकना है तो हमें वन संपदा को रोकना अवश्य होगा, जिसके कारण हम वृक्षारोपण या अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी रेगिस्तान बनने से रुक जाती है। रेन विवर्स मतलब वर्ष कंट्रोल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर जंगलों की मात्रा अधिक होती है, जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर बारिश का होना नियम समय अनुसार बदलता रहता है। जैसे पेड़ पौधे अधिक होंगे तो बादल अधिक बनेंगे, और बादलों जो कि आपके बहते हुए जाते हैं, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर वह हवाओं के द्वारा उन बादलों को रोक लेते हैं, और वहाँ पर बारिश अच्छी मात्रा में होती है, जिससे वहाँ पर उस एरिया का जलवायु सामान्य होती है। इंक्रीजिंग वाटर लेवल, जब जल स्तर बढ़ना स्वाभाविक है, जहाँ पर बारिश अच्छी होगी, जंगल अधिक होगा तो वहाँ पे जल स्तर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया था कि जहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था मिट्टी के कटाव को रोकना, जहाँ पर पेड़ पौधे
अधिक होंगे वहाँ पर मिट्टी का या सॉइल इरोजन कम होगा, जिसके कारण सॉइल इरोजन कम होने के कारण वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर अधिक मात्रा में नीचे अंडरग्राउंड होगा, जिसके कारण पानी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलाइजर। जैसे मिट्टी का कटाव नहीं रहेगा, मिट्टी की ऊपरी परत की जो उर्वरक शक्ति वो बहेगी नहीं, उड़ेगी नहीं, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो उर्वरक शक्ति है या जो फर्टिलाइजर है वो हमें कहीं बह के नहीं जाएगा, जिसके कारण हम जो भी पैदावार या जो भी फसल उगाते हैं वो हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगला पॉइंट है इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ऑक्सीजन। सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। क्योंकि हमें एक तरह से देखा जाए कि जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण लोगों में डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण हम जंगलों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और जिसके कारण पोल्यूशन के तौर पे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक बढ़ गई और ऑक्सीजन की कम हो गई है। पेड़ पौधे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, परंतु पेड़ों की अधिक कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में फैल गई और ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, जिसके कारण आप लोगों ने जैसे अभी देखने को मिलता है कि काफ़ी लोगों को अस्थमा की बीमारी हो गई है। अस्थमा जो कि सांस लेने की रिस्पिरेशन के द्वारा ही होती है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन लेने में कमी होती है। तो हम वनों को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि वृक्षों की कटाई हम को नियंत्रित करेंगे, तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो मानव के लिए संकट या मानव जो अधिक बीमार पड़ रहे हैं आज के उस दौर में वो नहीं होगा, और जिसके कारण वातावरण में वायु प्रवाह या एयर जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल में हो जाएगा। दूसरा होता है नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट इफेक्ट। नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य, जो कि हम सभी देखने को मिलते हैं कि जब व्यक्ति थक जाता है या बीमार होता है तो डॉक्टर सभी कहते हैं कि इन्हें बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, नेचुरली चीज़ों से इफ़ेक्ट करो। तो इससे क्या होता है, हमारे देश की सुंदरता भी बढ़ती है वनों से, और इसको देखने के लिए बाहर के विदेशी या देशी लोग भी इस पर आकर्षित होते हैं। जैसे कि अभी हम गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाते हैं, मसूरी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, जिसके कारण हम वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो हमें प्रकृति को बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें या वनों की कटाई कम करें। अब होता है इसके लिए क्या करता है सरकार, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जंगलों पर निर्भर रहते थे और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसके कारण जनसंख्या का कटाव बहुत अधिक हुआ। तो भारत को वनों को संरक्षण देना भी सरकार का काम है। क्योंकि सरकार को वनों से, जैसे कि आपने पढ़ा था, 670 करोड़ रुपए उसे वार्षिक टैक्स मिलता है या ईयरली टैक्स मिलता है, एनुअली। तो भारत सरकार जो कि 1854 में जो भारत सरकार ने नीतियाँ बनाई थी उसके अनुसार हम वनों की देखभाल करते हैं। उसके उद्देश्य क्या है, भारत सरकार के दो हैं, क्योंकि उसे एक तो पुलेट टैक्स मिलता है और दूसरा है उसका संरक्षण हुआ, क्योंकि उसके वनों पे, जैसे हमने देखा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम वनों पर निर्भर रहते हैं, उद्योग धंधे हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो सरकार की ये मुहिम होती है, या सरकार का ये पहला फर्ज होता है कि वो जंगलों की या वनों का सुरक्षित रखें। वनों का क्षेत्रफल जो कम हो रहा है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ाएं। वन जो ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, जैसे वन, सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लम द फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगलों में कौन कौन से संसाधन है जो कि प्रॉब्लम में है, तो उनकी एरिया कम होना है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या हिल्स पे वनों का होना, वनों हर जगह एक जैसी वनों की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब उसको वितरण सही नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, और जो डेक्लाइन द फॉरेस्ट एरिया ड्यू द अर्बनाइजेशन, मतलब जो शहरीकरण है वो संपदाओं को नष्ट करता है,
जंगल में जो आग लगती है उसके कारण भी हमें सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं जिसके कारण सरकार चाहती है कि इन समस्याओं से सरकार इन बचाना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद, जैसे हमने देखा है 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ था, यह एक आज़ाद होने के बाद वन नीति स्वतंत्र रूप से एक बनाई गई थी, जो कि इनकी 4 प्रमुख, पहली बात है वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना, दूसरा है नए वनों को लगाना, तीसरा होता है वनों की सुरक्षा करना और चौथा होता है वनों के संबंध में अनुशासन करना। दूसरा पॉइंट है 7 दिसंबर 1988 में एक नई वनों की नई नीतियाँ बनाई गई थी, जिसमें पर्यावरण को स्थिर करना, जीव जंतु वनस्पति को स्थिर करना और प्रकृति के संरक्षण करना। इन लोगों की बुनियादी ज़रूरतें वनों पर ही निर्भर रहती हैं। पर्यावरण को स्थिर करना जैसे पहाड़ी, नदियाँ, घाटियों को जल संरक्षण को बनाए रखना। दूसरा होता है जंगल, आदिवासी गरीब जो पारंपरिक तरीके से जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं उनको बरकरार रखना और वनों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जिसके कारण उनको उद्योग धंधे या और भी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। वर्तमान में वनों की कटाई को बचाना और पर्यावरण को संतुलित करना। अगला पॉइंट है उद्योग धंधों पे या एक्सटेंशन द सब्सटेंस द डेजर्ट एरिया। अगला पॉइंट अपन ने, जैसे कि अभी अपन ने तीनों पॉइंट पढ़े कि मिट्टी के कटाव को रोकना, जिससे हमें उर्वरक शक्ति को बनाए रखना या उसके बहुत सारे धंधे हमें प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ों को बनाए रखना। इसके बाद अगर अपना आता है तो उद्योग धंधों में जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को सरकार प्रावधान देती है। ग्रामीण लोगों को, आदिवासियों को, लोगों से इनसे चारा, ईंधन, लकड़ी आदि प्राप्त होती है। तीसरा, इन सभी पॉइंटों को हम देखते हैं